अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रेशनल एंड सर्कुलर मोशन का टॉपिक 4.3 जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो करने वाले हैं एंड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 83 ऑफ द बुक। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है एक इस तरह का सर्कुलर ट्रैक होता है अराउंड एनी बॉडी जिसके ऊपर एक जो बॉडी है वो मूव करती है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज ऑर्बिट। तो ये एक हेवनली बॉडी है दैट इज़ द सन। इसके अराउंड अगर एक अर्थ मूव कर रहा है दैट इज़ मूविंग ऑन अ ऑर्बिट, और ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा दैट इज़ बेसिकली नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। या फिर हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि दैट इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी द बॉडी मस्ट मेंटेन टू स्टे इन द ऑर्बिट। के इस तरह की मिनिमम वेलोसिटी जो कि अर्थ मेंटेन करे इस ऑर्बिट के अंदर रहने के लिए, दैट इज़ बेसिकली द ऑर्बिटल वेलोसिटी। या फिर इन अदर वर्ड्स जो बुक कहती है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ द स्पीड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्बिट अराउंड अ हेवनली बॉडी। जैसे कि एक प्लैनेट है, ये जो अर्थ है, अगर ये सन के अराउंड रोटेट करे, अगर सन की जगह यहाँ पे अर्थ होता है, मैं यहाँ पे मून रखती, तो जो जिस वेलोसिटी के साथ मून जो है जो अर्थ को सर्कुलेट कर रहा है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि इसकी जो स्पीड है ये अर्थ की स्पीड के सन की स्पीड के साथ ये मेंटेन रहे। दूसरी बात कि ये जो सन है ये जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ को इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटरैक्ट करना पड़ेगा, तो उसको कौन सी स्पीड रिक्वायर होगी जो इस ऑर्बिट पे रह सके और जो अर्थ जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ एक्सर्ट कर रहा है उसको ये ओवरकम कर सके। तो दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि एक ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रिक्वायर होगी, राइट। अब जैसे उन्होंने बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एयरप्लेन है, वो एक अर्थ से फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाती हूँ कि दिस इज़ एन अर्थ और एक एयरप्लेन है, ये यहाँ से अगर बाहर जाता है तो एक टाइम होगा कि जब अपने इंजन को स्टॉप कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा था ये रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगी एंड इट वोंट बी एबल टू काउंटरैक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से अर्थ पे फॉल कर जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं सेटेलाइट की बात करूँ तो जो सेटेलाइट्स होती हैं अर्थ के अराउंड इतनी स्पीड से रिवॉल्व करती हैं कि ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है उसको इतने प्योरली इतनी ब्यूटीफुली काउंटरैक्ट करती हैं कि इनको जो है फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करने में। तो एक तो ये बात हो गई। नाउ अनदर थिंग कि जो लॉज जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो भी मूविंग बॉडीज़ होती हैं या फिर स्टेबल बॉडीज़ होती हैं उनका मोशन डिसाइड करते हैं, वही लॉज जो हैं वो मोशन डिसाइड करेंगे किसका, जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, मून, सैटेलाइट, प्लैनेट्स वगैरह जो कि स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, उन्हीं का मोशन जो है वही लॉज डिसाइड करेंगे। एंड वही न्यूटन के 3 लॉज हैं कि एक बॉडी जो है रेस्ट के अंदर रहेगी जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जो सेकंड लॉ था दैट वाज फोर्स इज इक्वल टू ma, एंड जो थर्ड लॉ था दैट इज़ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही लॉज जो हैं हम फॉलो करने वाले हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू दी ऑर्बिटल स्पीड, उससे पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें हो जाए कि न्यूटन का एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह एक अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि जो सन है वो अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उसको अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि अर्थ है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये दोनों फोर्सेज जो एक दूसरे के ऊपर लगती हैं उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये एक अर्थ है, ठीक है, और इसके जो ऑर्बिट है इसके अराउंड एक जो है सैटेलाइट वो रोटेट कर रही है, ठीक है। ओके, सॉरी गाइस, मैं बिल्कुल बोलती जा रही थी और मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। एनीवे, मेरे ऑन अनदर पेज मैं ये कह रही थी कि अर्थ है उसके अराउंड जो सैटेलाइट इस तरह करके रिवॉल्व करेगी, ठीक है। अब जो सैटेलाइट है वो जो वेलोसिटी एक्सर्ट करी है दैट इज़ बेसिकली दिस वन, और इसके राइट एंगल एक फोर्स लग रहा है जो कि सैटेलाइट के ऊपर लग रहा है, वो कौन सा है, दैट इज़ अ सेंटीपीटल फोर्स, राइट। हमने बोला दैट इज़ FC। नाउ व्हाट इज़ FC? सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू m, मास किसका, द मास ऑफ द सैटेलाइट, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, m v square upon r, that is basically the centripetal force that was exerting on the satellite. नाउ अनदर परस्पेक्टिव कि ये जो सेंटीपीटल फोर्स था ये किस वजह से था, ये जो फोर्स है किस वजह से लग रहा है, ये इसी वजह से लग रहा है ना जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ जो है सैटेलाइट की तरफ लगा रही है ताकि ये इसके सेंटर, अर्थ के सेंटर में आ जाए वापस। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, सो वी कैन से द सेंटीपीटल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं ना कि एफ C equals to that was exerted by the gravity. The centripetal force, that is the mass that was of the satellite, right? V square upon r, and जो gravitational force होता है ना उसका basically formula होता है the gravity, एक mass m1 I said कि that was the mass of the gravity, so I can say ms, and me is the mass of the earth upon r square, right? अब हमें किसके लिए फॉर्मूला चाहिए? वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल स्पीड, राइट। तो हमें वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, वील गो फॉर। तो अब क्या होगा कि हमें v स्क्वायर के लिए फॉर्मूला तो चाहिए,
बट ये जो मास ऑफ सेटेलाइट है दैट विल बी कैंसल बाय द मास जो कि ग्रेविटी के फॉर्मूला में आया था, राइट। ये वाला जो रेडियस है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ये वाला जो इसका स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ एंड आर। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया। इन केस अगर हमें फर्दर इसका वो चाहिए तो हम इसको जो है अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी मास ऑफ द अर्थ दैट इज़ अपॉन द रेडियस, जो कि उन दोनों के दरमियान है। कौन सा रेडियस, यहाँ से लेके टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द रेडियस वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट होता है, ये जो ग्रेविटी है इसका कांस्टेंट होता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जो वेलोसिटी जिसके साथ ये जो सेटेलाइट मूव करी थी वो किस चीज़ पे डिपेंड करी है, वो डिपेंड कर रही है मास ऑफ द अर्थ पे और रेडियस पे। इस सेटेलाइट के मास के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस अर्थ के अराउंड पत्थर भी रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ ना इस सेम वेलोसिटी जिसके साथ ये सेटेलाइट मूव करी है, तो ये मूव करता रहेगा बिकॉज उसकी जो वेलोसिटी है वो किससे अलाइन हो गई, वो अर्थ की वेलोसिटी के साथ अलाइन हो गई है। तो जो भी बॉडी अर्थ के अराउंड मूव कर रही है या फिर किसी भी हेवनली बॉडी के अराउंड मूव करती है, उसका मास खुद का डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि जिस बॉडी के अराउंड वो मूव कर रही है जो कि अर्थ है, या फिर अगर सन होता तो उसका मास डिपेंडेंट होता है और द अमाउंट ऑफ रेडियस जो कि उनके बिटवीन है। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सर्ट करेगी, एंड इन दोनों के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम वेलोसिटी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक और बात, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है कि ऑर्बिटल स्पीड लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा हुआ है। जो स्पीड होता है दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो स्पीड होता है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है दैट इज़ बेसिकली वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैसे इनिशियली स्पीड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन असल में बात वेलोसिटी की करें, वेलोसिटी का मतलब इनका कहने का ये है कि जो एक तो एक स्पीड से मूव करे, मतलब कि एक सर्टेन टाइम के अंदर एक डिस्टेंस कवर करे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसे हुई, क्योंकि अब देखो इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है ना कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इट हैज़ अ वेलोसिटी। एंड सिंस इसकी वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट ऑल्सो हैज़ अ सेंटीमीटर acceleration, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, विल गो ऑन द टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस को कैसे निकालते हैं। तो टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस जो है बेसिकली अब हम इनकी कोरिलेशन निकालेंगे कि टाइम पीरियड की क्या कोरिलेशन है ऑर्बिटल रेडियस के साथ। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो सेटेलाइट है इसको जो पूरा वापस यहाँ पर आने में जितना जो भी डिस्टेंस लगेगा, डिस्प्लेसमेंट लगेगी, वो क्या होगी, दैट इज जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है दैट इज 2πr। तो 2πr अपॉन टाइम दैट वुड बी द डिस्प्ले, दैट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सेटेलाइट, ठीक है। अगर हम इस वेलोसिटी को ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करें तो वी कैन गेट द कोरिलेशन बिटवीन द टाइम के टाइम असल में कितना लगेगा इस जो भी सेटेलाइट है इसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। तो अगर मैं कह देती हूँ कि इक्वेशन 1 है तो मैं ये कह सकती हूँ कि सब्सटीट्यूट v इन इक्वेशन 1, नज़र आ रहा है आपको, ओके, ठीक है। तो व्हाट वुड दैट बी, 2πr अपॉन t, एंड इसका स्क्वायर कर देंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ अपॉन द रेडियस, राइट। तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल्स टू gme अपॉन r, राइट। अब क्या होगा कि हमें जो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला चाहिए, सो व्हाट वुड दैट बी, दैट इज t स्क्वायर इक्वल्स टू 4π स्क्वायर, ये वाला जो है इधर हो जाएगा दैट इज r क्यूब अपॉन दैट gme। तो ये हमारे पास जो है आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन से हम क्या डिवाइस कर सकते हैं, हम इक्वेशन से ये कह सकते हैं ना कि जितना रेडियस इसका ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि ये अर्थ से जितना दूर होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। तो इसके मुताबिक एक बात है कि जैसे अर्थ है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम सन की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द सन, तो जो सन है इसके अराउंड अर्थ को रिवॉल्व करने में कितने डेज लगते हैं, 365 डेज लगते हैं, राइट। लेकिन अगर जुपिटर है वो सन से कितना दूर है, कितनी बड़ी ऑर्बिट के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल अगर जुपिटर है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के अंदर एक्चुअली 4333 डेज लगते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो जितना ज़्यादा होगा, ये जो अपने सेंट्रल पॉइंट से जितनी भी दूर ऑब्जेक्ट होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा टू रिवॉल्व अराउंड दैट ऑर्बिट। तो यही जो इक्वेशन है ये केप्लर्स का थर्ड लॉ है, जो कि एक रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द रेडियस ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर प्लैनेट है, दैट इज़ बेसिकली द केप्लर्स थर्ड लॉ के दोनों का जो है रिलेशनशिप। नाउ अब हम बात करते हैं वर्क एग्जाम्पल 4.5। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड जो है वो बेसिकली एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो कितना वो रिवॉल्व करे अबव 400 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब है कि ये
यहाँ से लेकर जो इसका डिस्टेंस है यहाँ तक दैट इज़ 400 किलोमीटर्स। लेकिन हमें कहाँ तक जो है फोर्स फाइंड आउट करना होता है, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो अर्थ का अर्थ का खुद का जो रेडियस है दैट इज़ 6.38 इंटू 10⁻⁶। तो हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर क्या है कि जो रेडियस है, रेडियस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड जो रेडियस है ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। अब ये देखें किलोमीटर्स में, तो हमें किलोमीटर्स में तो हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बिफोर गोइंग ऑन we have to find the velocity with which ये जो स्पेस स्टेशन है that is traveling around the earth, right? सबसे पहले we'll go for the solution। जहाँ पे जो 400 किलोमीटर्स हैं इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, राइट। 400 कितने मीटर्स के बराबर होते हैं, इंटू 1000, तो दैट वुड बी कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, मीटर्स हो गए। नाउ अब हम ये वाला जो पूरा रेडियस है इसको ऐड कर देंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल रेडियस नाउ ये हमने रेडियस निकाल लिया है। नाउ जस्ट लेट मी राइट इट, दैट इज़ टोटल रेडियस जो है दैट इज़ इक्वल टू 678 एंड मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड, नाउ हमें फाइंड आउट करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो अब हमें उसका फॉर्मूला क्या था, दैट वाज v इक्वल्स टू, now the gravitational constant is under root that is 6.673 into 10⁻⁻11 into जो mass of the earth है that is 5.98 into 10⁻24, ठीक है। and जो रेडियस है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारा क्या आया था, that was 678 मीटर्स, राइट। तो मैंने जो है इसको निकाल लिया है, that is equal to divide by 678 and under root answer, now the answer is 7671.7 और हमने इसको जब राउंड ऑफ किया तो that would be 7671.7 मीटर पर सेकेंड, एंड जिसको हमने राउंड ऑफ किया that is 7672 मीटर पर सेकेंड। That is how we calculated our answer. Inshallah more videos coming soon. लेकिन बात यह है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट कीप वेटिंग। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट्स किए, दैट वाज रियली मोटिवेटिंग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।